डीएम मैडम रात में शादी से लौट रही थीं, तभी पुलिस ने उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया और जो किया सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कानून, शक्ति और हिम्मत की जंग है। देखिए कैसे एक अकेली महिला ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी और अपनी हिम्मत से हजारों औरतों के लिए मिसाल कायम की। यह कहानी आपको हिला देगी लेकिन साथ ही प्रेरित भी करेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे डीएम मैडम ने रात भर चलने वाली इस लड़ाई में जीत हासिल की। दोस्तों, तारा देशमुख एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी थीं, जिन्होंने अपनी मेहनत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद हासिल किया था। उनका जन्म राजस्थान के नीमचौर गांव में हुआ था, जहां की मिट्टी और खेतों की खुशबू उनके दिल में बसी थी। बचपन में वे स्कूल से लौटकर आम के पेड़ की छांव में बैठकर किताबें पढ़ती, नदी किनारे पत्थर उछालती और शाम को मां के साथ रसोई में हल्के हल्के काम करती। बचपन की ये मासूम यादें उनके सपनों का ईंधन बन गईं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली उन्होंने अपने गांव को अलविदा कहकर शहर की भीड़ में कदम रखा और आईएएस की परीक्षा पास कर अपने सपनों को हकीकत में बदला। अब शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वे फाइलों, मीटिंग्स और सरकारी जिम्मेदारियों में डूबी रहती थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा उस गांव की मिट्टी और नदी की ठंडी हवा में रहता था। लेकिन जब उनके चचेरे भाई आकाश की शादी की खबर आई, तारा ने फैसला किया कि वे 1 महीने की छुट्टी लेंगी। ऑफिस में आखिरी दिन फाइलें बंद करते हुए उन्होंने सोचा कि यह छुट्टी उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ेगी। ट्रेन में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए गांव की यादें ताजा हो रही थीं। नीमचौर पहुंचते ही परिवार ने तारा का प्यार भरा स्वागत किया। मां ने माथे पर टीका लगाया, पिता ने गले लगाया और आकाश शादी की तैयारियों की बातें बता रहा था। तारा ने अपनी डीएम वाली पहचान छुपाई और सादे सलवार सूट में गांव की सरल खुशियों में खो गई। दिन भर मेहंदी सजाना, मिठाई बांटना और रिश्तेदारों से हंसी मजाक में व्यस्त रहीं। शाम को गलियों में टहलते हुए पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। शादी का माहौल रंगीन और उत्साह भरा था और तारा को लगता कि यह छुट्टी उनकी आत्मा को सुकून दे रही है। लेकिन शादी से 2 दिन पहले की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात 9 बजे तारा चुपके से बाहर निकल गई। सादे कपड़ों में, बिना आभूषण के, सुनसान सड़क पर कदम बढ़ाते हुए उन्हें सिर्फ चांदनी और हल्की हवा का सहारा था। तारा ने सोचा बस थोड़ी देर घूमकर लौट जाएंगी। तभी सड़क पर पुलिस जीप की हेडलाइट उनकी आंखों में पड़ी। जीप रुकी और 4 पुलिस वाले उतरे, दरोगा अशोक वर्मा और कांस्टेबल दीपक, हरेंद्र, रवि। इतनी रात को अकेली लड़की कौन हो तुम? अशोक वर्मा ने कड़क आवाज में पूछा। तारा ने शांत रहकर कहा, मैं अपने भाई की शादी के लिए आई हूँ, बस थोड़ी टहलने निकली थी। लेकिन पुलिस की हंसी और उनकी निगाहों में कुछ गलत था। कांस्टेबल दीपक ने मजाक में कहा, शादी में ऐसे कपड़े पहनकर घूमना? बाकी भी हंस पड़े। तारा को असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। अशोक वर्मा ने टॉर्च तारा की ओर घुमाई। आईडी दिखाओ, उसने कड़क स्वर में कहा। तारा के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। जी, मेरे पास अभी आईडी नहीं है, उन्होंने कहा। पुलिस की नजरें और सख्त हो गईं। अशोक वर्मा ने आदेश दिया, चलो थाने चलते हैं। तारा ने विरोध किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कांस्टेबल हरेंद्र ने तारा का हाथ पकड़कर जीप की ओर खींचा। जीप थाने पहुंची। पुराना, जर्जर और गंदगी भरा छोटे कमरे में तारा को बैठाया गया। अशोक वर्मा ने फिर पूछा, रात को बाहर क्या कर रही थी? तारा ने वही जवाब दिया। पुलिस का रवैया बदल गया। दीपक ने ताना मारा, रात में अकेली लड़की? तारा गुस्से में बोली, मैं सम्मानजनक औरत हूं। लेकिन पूछताछ अब छेड़छाड़ में बदल गई। हरेंद्र ने दुपट्टा छूने की कोशिश की। तारा ने धक्का दिया। दीपक ने हाथ पकड़ लिया। तारा चीखी, मुझे छोड़ दो। कमरे में हल्की रोशनी में तारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और अपमान के बीच पुलिस की हरकतें अब सीमा पार कर चुकी थीं। दरोगा अशोक वर्मा टेबल पर बैठा था, आंखों में अजीब चमक। दीपक और हरेंद्र तारा के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। रवि दरवाजे पर हंस रहा था। तारा बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। अशोक हंसकर बोला, जाने देंगे, लेकिन सच तो बोलो, रात में अकेली लड़की सड़कों पर नहीं घूमती। दीपक ने दुपट्टा खींचने की कोशिश की। तारा ने उसे पकड़ा, लेकिन हरेंद्र ने रास्ता रोक लिया। मुझे छूने की हिम्मत मत करना, तारा ने जोर से कहा, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। अशोक ने थप्पड़ मारा और हरेंद्र रवि ने धक्का देकर दीवार की ओर खींचा। दुपट्टा फट गया। तारा असहाय थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अशोक वर्मा ने लाठी से तारा को मारा। दर्द के बावजूद तारा ने हार नहीं मानी। पुलिस वालों ने हंसते हुए उन्हें छोटे सेल में बंद कर दिया। ठंडी दीवारें, गंदा फर्श, फटे कपड़े और चोटें, सब कुछ था।
लेकिन उनके मन में गुस्सा और इंसाफ की ज्वाला अब भी जिंदा थी। हथकड़ियों में बंधी अंधेरे सेल में तारा सोच रही थी, क्या अपनी आईएएस पहचान बताएं या सुबह तक इंतजार करें। बाहर पुलिस हंस रही थी। दीपक बोला, ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना चाहिए। तारा चुप रही, जानती थी कि अभी कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं। रात बीत रही थी और तारा थकान से बुरी तरह दब चुकी थी। अचानक सुबह एक सफाई कर्मचारी उन्हें देखकर चौंक गया। अरे, यह तो डीएम मैडम हैं। उसने तुरंत कांस्टेबल को बताया। खबर फैलते ही थाने में हड़कंप मच गया। अशोक वर्मा पसीने से भीगते हुए तारा की फाइल चेक करने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एएसपी का फोन आया। तारा देशमुख सेल में है। थाने का माहौल बदल गया। तारा को बाहर निकाला गया। पुलिस वालों की हिम्मत जवाब दे रही थी। अशोक वर्मा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तारा ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा। फटे कपड़े, चोटें और हथकड़ी के दाग, लेकिन उनकी आत्मा और आग अब भी अडिग थी। मुझे माफ करने की बात बाद में होगी, उन्होंने कड़क स्वर में कहा। पहले यह बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अशोक वर्मा कुछ बोल नहीं पाया। कांस्टेबल दीपक और हरेंद्र कोने में खड़े सिर झुकाए थे। रवि, जो रात में सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, अब दरवाजे के पास छिपने की कोशिश कर रहा था। तारा ने अपनी हथकड़ियां दिखाते हुए कहा, इन्हें खोलो। अशोक वर्मा ने जल्दी से चाबी निकाली और हथकड़ियां खोल दी। तारा ने अपने कपड़े ठीक किए, लेकिन अपमान का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। थाने का माहौल तनावपूर्ण था। तभी फोन फिर बजा। इस बार कॉल सीधे जिला कलेक्ट्रेट से थी। अशोक वर्मा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से वरिष्ठ अधिकारी की आवाज आई, अशोक वर्मा, तुमने डीएम को जेल में डाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अशोक वर्मा ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने उसे चुप कर दिया। तुम्हारा तबादला तय है और जो लोग इस हरकत में शामिल थे उनकी जांच होगी। थाने में सन्नाटा छा गया। तारा को कुर्सी दी गई और पानी का गिलास पकड़ाया गया, लेकिन उन्होंने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अशोक वर्मा से कहा, तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, कानून पर हमला किया है। मैं एक आम लड़की की तरह थी और तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। अगर मैं डीएम ना होती तो क्या होता। उनकी बात सुनकर पुलिस वाले सिर झुकाए खड़े रहे। तारा ने फोन मांगा और अपने एक सहकर्मी को कॉल किया जो जिला मुख्यालय में था। मुझे यहां से ले जाओ और इस थाने की पूरी जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। थोड़ी देर में एक सरकारी गाड़ी थाने के बाहर रुकी। तारा को सम्मान के साथ गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन उनके मन में गुस्सा और दर्द अभी भी था। वे जानती थीं कि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी। कई औरतें ऐसी व्यवस्था का शिकार होती हैं। थाने में पुलिस वाले अब एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। अशोक वर्मा ने दीपक को डांटा, तूने क्यों हाथ उठाया। दीपक ने जवाब दिया, आपने तो शुरू किया था, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। तारा की गाड़ी थाने से निकल रही थी और उनके मन में एक संकल्प था, इस घटना को वे यूं ही नहीं छोड़ेंगी। नीमचौर की यह रात उनके लिए एक जंग की शुरुआत थी। तारा की गाड़ी थाने से निकलकर सीधे जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में वे खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने बार बार वही रात घूम रही थी। पुलिस की बदतमीजी, थप्पड़ की चुभन और हथकड़ी की जकड़न उनके मन में सवाल उठा रही थी। क्या यही वह व्यवस्था है जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। क्या कानून सिर्फ कागजों पर है। तारा ने अपने सहकर्मी हरीश को फोन पर सारी बात बताई। हरीश, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, गुस्से में बोले, मैडम, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं तुरंत एसपी से बात करता हूँ। तारा ने शांत स्वर में कहा, हरीश, सिर्फ कार्यवाही नहीं, मुझे इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना है। गाड़ी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां तारा का स्वागत हुआ, लेकिन वे अब उस सादगी वाली तारा नहीं थीं जो गांव में छुट्टियां मनाने आई थीं। उनके चेहरे पर एक नया संकल्प था। मुख्यालय में एसपी और अन्य अधिकारियों ने तारा से मुलाकात की। एसपी ने माफी मांगी, मैडम, हमें नहीं पता था, ये बहुत बड़ी चूक है। लेकिन तारा ने उनकी बात काट दी, यह चूक नहीं, अपराध है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर उस औरत के साथ जो रात में सड़क पर होती है। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। तारा ने मांग की कि अशोक वर्मा और उसके साथी कांस्टेबल्स के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। एसपी ने तुरंत जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया। तारा ने यह भी कहा कि वे इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उधर नीमचौर थाने में हड़कंप मचा हुआ था। अशोक वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और दीपक, हरेंद्र और रवि को हिरासत में लिया गया। थाने में अब कोई हंसी झाक नहीं था। हर पुलिस वाला डर के मारे कांप रहा था। तारा ने अपने परिवार को फोन किया और सारी बात बताई। उनकी माँ रो पड़ी, बेटी, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू बाहर जा रही थी। तारा ने जवाब दिया, माँ, मैं सिर्फ हवा खाने गई थी, गलती मेरी नहीं, उनकी है।
परिवार ने उन्हें जिला मुख्यालय आने को कहा, लेकिन तारा ने मना कर दिया। मुझे अभी यहाँ रहकर इंसाफ करना है। उस रात तारा ने अपने कमरे में बैठकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने न सिर्फ अपनी घटना का जिक्र किया, बल्कि पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर किया। उन्होंने लिखा कि अगर एक डीएम के साथ ऐसा हो सकता है तो आम औरतों का क्या हाल होगा। पत्र लिखते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक नया जोश था। वे जानती थीं कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की लड़ाई थी जो सड़क पर सुरक्षित नहीं है। रात गहरा रही थी, लेकिन तारा के मन में एक नई सुबह की उम्मीद जाग रही थी। अगले दिन जिला मुख्यालय में तारा की मुलाकात वरिष्ठ अधिकारियों से हुई। उन्होंने साफ कहा कि वे इस मामले को दबने नहीं देंगी। एसएपी ने आश्वासन दिया कि जांच तेजी से होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन तारा का गुस्सा सिर्फ सजा तक सीमित नहीं था। वे चाहती थीं कि सिस्टम में बदलाव आए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें जिले के सभी थानों के इंचार्ज को बुलाया गया। मीटिंग में तारा ने अपनी कहानी सुनाई, बिना किसी लाग लपेट के। मैं एक डीएम हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मैं एक आम लड़की होती तो क्या होता? उनकी बात सुनकर सभी चुप थे। तारा ने सुझाव दिया कि पुलिस वालों को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जाए और रात में सड़कों पर गश्त बढ़ाई जाए। उनकी बातों का असर हुआ। एएसपी ने तुरंत एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी थानों को औरतों के प्रति व्यवहार में सुधार करने का आदेश दिया गया। उधर नीम चौर में खबर फैल चुकी थी कि डीएम मैडम को पुलिस ने जेल में डाला था। गांव वाले थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ ने नारे लगाए, पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो। तारा को जब यह खबर मिली तो वे गांव लौटी। उन्होंने गांव वालों को शांत किया और कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी लड़ाई है। हम मिलकर इसे सुधारेंगे। गांव वालों ने तारा की हिम्मत की तारीफ की। आकाश की शादी का माहौल अब थोड़ा भारी हो गया था, लेकिन तारा ने परिवार को हौसला दिया और कहा, शादी की खुशी को कम मत होने दो। लेकिन उनके मन में अभी भी वह रात थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घटना को एक मिसाल बनाएंगी। अगले दिन तारा ने एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता था। उन्होंने एनजीओ के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान शुरू करने का प्लान बनाया। अभियान का नाम रखा गया सुरक्षित सड़कें, हर औरत का हक। तारा ने खुद इस अभियान की अगुवाई की। उन्होंने गांव-गांव जाकर औरतों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कई औरतों ने बताया कि वे रात में बाहर निकलने से डरती हैं। तारा ने उनकी बातें नोट की और प्रशासन को भेजी। उधर अशोक वर्मा और उसके साथियों की जांच शुरू हो चुकी थी। सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तारा ने यह सुनिश्चित किया कि जांच निष्पक्ष हो। थाने में अब एक नया इंचार्ज नियुक्त हुआ जो तारा की सलाह पर काम करने लगा। तारा की यह लड़ाई अब सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, यह एक आंदोलन बन रही थी। तारा ने अपने पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया और जल्द ही उन्हें जवाब मिला। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। तारा का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वे जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। तारा देशमुख की छुट्टियां अब एक मिशन में बदल चुकी थीं। नीम चौर में आकाश की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तारा का ध्यान अब इंसाफ और सुधार पर था। उन्होंने गांव में एक पंचायत बुलाई, जिसमें औरतों और पुरुषों दोनों को बुलाया गया। तारा ने खुलकर अपनी कहानी सुनाई। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। मेरे साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। उनकी बातों ने गांव वालों को झकझोर दिया। कई औरतों ने अपनी कहानियां साझा की, कैसे उन्हें रात में बाहर निकलने में डर लगता है, कैसे पुलिस उनकी मदद की बजाय डराती है। तारा ने सबकी बातें सुनी और वादा किया कि वे इस सिस्टम को बदलेंगी। पंचायत के बाद तारा ने जिला मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों के सामने उन्होंने बिना डरे अपनी कहानी बताई। मैं एक डीएम हूँ, लेकिन उस रात में सिर्फ एक औरत थी। पुलिस ने मेरे साथ जो किया वह गलत था। मैं चाहती हूँ कि कोई और औरत ऐसी स्थिति से ना गुजरे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गई। लोग तारा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। कुछ ने पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाए तो कुछ ने तारा को प्रेरणा बताया। उधर अशोक वर्मा और उसके साथियों की जांच तेज हो गई। उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तारा की मेडिकल रिपोर्ट। तारा ने खुद जांच की निगरानी की ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। थाने में अब सख्ती बढ़ गई थी। नया इंचार्ज, जो तारा की सलाह मानता था, ने थाने में नए नियम लागू किए। रात की गश्त बढ़ा दी गई और पुलिस वालों को औरतों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने की हिदायत दी गई। तारा ने अपने अभियान सुरक्षित सड़कें को और विस्तार दिया।
उन्होंने स्कूलों में जाकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की व्यवस्था की। एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जहां औरतें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती थीं। तारा की यह पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। लोग उन्हें लेडी डीएम कहने लगे, लेकिन तारा ने कहा, मैं सिर्फ तारा हूं जो अपने लोगों के लिए लड़ रही है। शादी का दिन आ गया और तारा ने आकाश की शादी में पूरी तरह हिस्सा लिया, लेकिन उनके मन में वह रात अभी भी थी। शादी खत्म होने के बाद आकाश ने तारा को गले लगाकर कहा, दीदी, तुमने हमें गर्व महसूस कराया। तारा की आंखें नम हो गईं। वे जानती थीं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रात को जब शादी की भीड़ छंट गई, तारा ने अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिखा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो इंसाफ मांगती है। तारा की कहानी अब सिर्फ नीम चौर तक सीमित नहीं थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद तारा से फोन पर बात की और उनकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने वादा किया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और पुलिस सुधारों के लिए कदम उठाए जाएंगे। तारा ने मुख्यमंत्री से कहा, सर, सजा देना काफी नहीं है, हमें सिस्टम बदलना होगा ताकि कोई और औरत ऐसी स्थिति से ना गुजरे। उनकी बातों का असर हुआ। राज्य सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें पुलिस थानों में महिला डेस्क अनिवार्य करने और रात में गश्त बढ़ाने का प्रावधान था। तारा को इस नीति की निगरानी के लिए कमेटी का हिस्सा बनाया गया। उधर नीमचौर में लोग तारा को एक नायिका की तरह देखने लगे। बच्चे स्कूल में उनकी कहानी पढ़ने लगे और औरतें उन्हें अपनी प्रेरणा मानने लगीं। तारा ने अपने अभियान को और गति दी। उन्होंने जिले के हर गांव में जागरूकता शिविर लगाए जहां औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उन्होंने पुलिस वालों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन शुरू किए जिसमें संवेदनशीलता और नैतिकता पर जोर दिया गया। अशोक वर्मा और उसके साथियों के खिलाफ केस अब कोर्ट में था। तारा ने गवाही दी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उनके बयान को और मजबूत किया। कोर्ट में अशोक वर्मा ने माफी मांगी, लेकिन तारा ने साफ कहा कि माफी से अपराध कम नहीं होता। कोर्ट ने अशोक वर्मा और कांस्टेबल्स को सजा सुनाई, 7 साल की जेल और भारी जुर्माना। यह खबर पूरे जिले में फैल गई और लोगों ने तारा की जीत की तारीफ की, लेकिन तारा को अभी और काम करना था। उन्होंने एक नया प्रस्ताव तैयार किया जिसमें ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग थी। उनका प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया। नीमचौर में अब रात की सड़कें पहले से ज्यादा रोशन थीं। तारा की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में कुछ और दिन रुकेंगी। आकाश की शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन तारा की लड़ाई ने सभी को गर्व महसूस कराया। एक शाम तारा नदी किनारे टहलने गई। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। एक लड़की ने तारा से पूछा, दीदी, क्या आप सचमुच डीएम हैं? तारा मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारी दीदी हूँ। लड़की ने कहा, मैं भी आपके जैसी बनूंगी। तारा की आंखें चमक उठीं। वे जानती थीं कि उनकी कहानी ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया था। रात को अपने कमरे में तारा ने अपनी डायरी में लिखा कि एक रात ने उन्हें हिलाया, लेकिन उसी रात ने उन्हें नई ताकत दी। उनकी छुट्टियां अब खत्म हो रही थीं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी जारी थी। छुट्टियों के खत्म होने से पहले उन्होंने नीमचौर में एक आखिरी पंचायत बुलाई। इस बार पूरे जिले से लोग आए थे। तारा ने मंच से कहा, यह मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। हमने दिखाया कि अगर हम एकजुट हों तो सिस्टम को बदल सकते हैं। उनकी बातों पर तालियां बजी। पंचायत में तारा ने एक नया प्रस्ताव रखा। हर गांव में एक महिला समिति बनाई जाए जो औरतों की शिकायतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाए। गांव वालों ने इस विचार का स्वागत किया। तारा ने एनजीओ के साथ मिलकर इस समिति को बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उधर अशोक वर्मा और उसके साथियों की सजा ने पूरे जिले के पुलिस वालों को सबक सिखाया। थानों में अब औरतों के प्रति व्यवहार बदलने लगा था। तारा ने अपने अभियान को अब पूरे राज्य में फैलाने का फैसला किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने उनकी हिम्मत और विजन की तारीफ की। उन्होंने कहा, रिदा, तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर औरत के लिए लड़ाई लड़ी है। तारा ने जवाब दिया, सर, यह मेरी ड्यूटी है। उनकी मुलाकात के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षित सड़कें अभियान को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया और तारा को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। नीमचौर में तारा की कहानी अब लोक कथाओं की तरह सुनाई जाने लगी। बच्चे स्कूल में उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते और औरतें उन्हें अपनी प्रेरणा मानती। तारा ने अपने परिवार के साथ आखिरी कुछ दिन बिताए। माँ ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने हमें गर्व दिया। पिता ने कहा, तुमने दिखाया कि हमारी मिट्टी में कितनी ताकत है। आकाश ने तारा को कहा, दीदी, तुम मेरी हीरो हो।
तारा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वे मुस्कुराईं। छुट्टियां खत्म होने से पहले तारा ने गांव की नदी किनारे एक आखिरी सैर की। वहां उन्होंने उस रात को याद किया जब सब कुछ बदल गया था, लेकिन अब वह डर नहीं बल्कि ताकत थी। उन्होंने अपने फोन में एक नोट लिखा, एक रात ने मुझे तोड़ा लेकिन उसी रात ने मुझे बनाया। उनकी गाड़ी जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुई और वे अपने ऑफिस लौट गईं। लेकिन नीम चौर हमेशा उनके दिल में रहा। तारा की कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक आंदोलन बन चुकी थी। उनके अभियान ने हजारों औरतों को आवाज दी। स्कूलों में लड़कियां अब डीएम बनने के सपने देखने लगी थीं। पुलिस थानों में अब औरतों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाने लगा। तारा ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, यह मेरी जीत नहीं, हर उस औरत की जीत है जो रात में बिना डर के सड़क पर चलना चाहती है। उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनकी लड़ाई ने एक नई शुरुआत की थी। तारा देशमुख जब अपने ऑफिस लौटी तो उनका स्वागत एक नायिका की तरह हुआ। उनके सहकर्मियों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और कई ने कहा कि उनकी वजह से सिस्टम में बदलाव शुरू हुआ है। तारा ने अपनी डेस्क पर बैठकर सबसे पहले नीम चौर थाने की जांच की फाइल खोली। उन्होंने देखा कि अशोक वर्मा और उसके साथियों के खिलाफ सजा के बाद जिले के अन्य थानों में भी सख्ती बढ़ी थी। तारा ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी थानों के इंचार्ज को बुलाया गया। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। उनकी बातों ने पुलिस वालों को सोचने पर मजबूर किया। तारा ने एक नया नियम लागू किया कि हर थाने में एक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति अनिवार्य होगी। यह नियम जल्द ही पूरे जिले में लागू हो गया। तारा ने अपने अभियान सुरक्षित सड़कें को और मजबूत किया। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए जहां लड़कियों को उनके अधिकारों और आत्मरक्षा के बारे में बताया गया। तारा खुद इन सेमिनारों में जाती और अपनी कहानी साझा करती। उनकी बातें सुनकर लड़कियां प्रेरित होतीं और कई ने कहा कि वे भी तारा की तरह बनना चाहती हैं। उधर नीम चौर में तारा की अनुपस्थिति में भी उनका प्रभाव दिख रहा था। गांव की औरतें अब खुलकर अपनी समस्याएं उठाने लगी थीं। महिला समिति जो तारा ने शुरू की थी अब हर हफ्ते बैठक करती थी। समिति ने कई छोटी मोटी शिकायतों को सुलझाया, जैसे गांव में पानी की कमी या बिजली की समस्या। तारा को जब यह खबर मिली तो उनके मन में सुकून हुआ। उन्होंने अपने सहकर्मी हरीश को फोन किया और कहा, हरीश, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, पूरे गांव की जीत है। हरीश ने हंसते हुए कहा, मैडम, आपने तो पूरे सिस्टम को हिला दिया। तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है। उसी दिन तारा को एक पत्र मिला मुख्यमंत्री कार्यालय से। पत्र में उनकी तारीफ की गई थी और उन्हें एक राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामांकित किया गया था। तारा ने पत्र पढ़ा, लेकिन उनकी खुशी उस सम्मान में नहीं बल्कि उन बदलावों में थी जो वे ला रही थीं। उन्होंने अपने परिवार को फोन किया और कहा, माँ, यह सम्मान तुम सबका है। माँ ने कहा, बेटी, तुमने हमें गर्व दिया। रात को तारा ने अपनी डायरी में लिखा, एक रात ने मुझे डराया लेकिन उसी रात ने मुझे नई ताकत दी। उनकी लड़ाई अब सिर्फ नीम चौर तक सीमित नहीं थी, पूरे राज्य में लोग उनकी कहानी सुन रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थीं और लोग उन्हें लेडी डीएम कहकर पुकार रहे थे। लेकिन तारा ने हमेशा कहा, मैं सिर्फ तारा हूं जो इंसाफ के लिए लड़ रही है। उनकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।